Assalamualaikum students, as you all know that we are dealing with chapter number 15 structure of atoms and nuclei of Maharashtra board syllabus for class 12th. Here today we are dealing with atomic spectra. Now before going towards the atomic spectra, we will see what is spectrum. Spectrum is nothing but the series of color bands. जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक कलर बैंड्स है, उसके पूरे सीरीज है, उसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रम. बेसिकली स्पेक्ट्रम्स आर ऑफ टू टाइप्स. दे आर द लाइन स्पेक्ट्रम एंड द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पर पीछे डार्क बैकग्राउंड होता है और यहाँ ब्राइट लाइंस आपको दिखाई देते हैं. बट in case of continuous spectrum there is no such bands observed. यहाँ पर continuous color के bands होते हैं in case of continuous spectrum and here there is no observable gap. आप यहाँ पर colors के बीच में कोई gap नहीं देख सकते हैं. मगर यहाँ अगर आप लाइन स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो हर एक लाइन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है. जैसे कि ये ब्लू कलर की लाइन है और ग्रीन कलर की लाइन है, इन दोनों के बीच में आपको एक बड़ा सा गैप यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट. वैसे ही आप यहाँ कंटिन्यूअस कलर्स का गैप आप देख सकते हैं नहीं. यहाँ पर आपको हर वेवलेंथ मिलेंगी एक पर्टिकुलर रेंज में. बट इन केस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम यू विल गेट ओनली फ्यू सेलेक्टेड वेवलेंथ. जैसे यहाँ ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ मिलेंगी, ग्रीन कलर की वेवलेंथ मिलेंगी एंड रेड कलर की वेवलेंथ मिलेंगी. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कलर्स को अलग सेपरेट नहीं कर सकते. अब यहाँ वॉयलेंट है जो कि लाइट होते हुए यहाँ डार्क होकर वो ब्लू में मिल जाएगा. फिर ब्लू कलर जो है यहाँ लाइट होकर यहाँ डार्क होते हुए लाइट ब्लू में मिल जाएगा. इस तरह से आप एक पर्टिकुलर कलर को, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को यहाँ सेपरेट नहीं कर सकते. आपको ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहाँ देखने मिलेगा? रेनबो इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस जब हम हीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस जो है लाइन स्पेक्ट्रम देगी. जब हम कोई एटम को हीट करते हैं या फिर हम उसे लाइट एनर्जी या कोई एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, तो वो लाइट एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. वो रेडिएशन एमिट करता है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. अलग अलग वेवलेंथ के वो रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है, मगर उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी. और अगर हम वो रेडिएशंस को एक ग्लास प्रिज्म में पास करते हैं तो हमें एक कंटिन्यूअस या फिर लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा. जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म में पास करते हैं तो हमको एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसके अंदर आपको 7 कलर्स मिलेंगे. दैट इज विब जी और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है. और ये जो स्क्रीन के ऊपर वो पूरे स्ट्राइक होते हुए दिखाई देंगे जिसको आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते. ये पूरे एक तरह से मिले हुए रहेंगे. ओके, सो उसे कहते हैं आप कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. जब आप हाइड्रोजन गैस को एक ग्लास ट्यूब के अंदर हाई टेम्परेचर में अगर हीट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस के एटम्स जो है रेडिएशन एमिट करेंगे कुछ वेवलेंथ के मिलेंगे. मतलब वहां कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा, आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वहां मिल रही है, ठीक है, तो वो जो है उसे हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन गैस इज हीटेड विद द हाई टेम्परेचर, we get the radiations of few selected wavelength. That radiations when pass through the glass prism we will get line spectrum. जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को हम हीट करें, वो हाइड्रोजन गैस के रेडिएशंस हम ये ग्लास प्रिज्म के अंदर पास कर रहे हैं तो हमें एक स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइंस दिख रहे हैं कलर्स के जो कि पर्टिकुलर वेवलेंथ के रहेंगे. जैसे कि रेड की वेवलेंथ, ग्रीन की वेवलेंथ, ब्लू वेवलेंथ, राइट. आप अलग अलग वेवलेंथ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप उसको पहचान सकते हैं. तो दैट इज नथिंग बट योर लाइन स्पेक्ट्रम और ये स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एमिशन लाइन. ये जो हाइड्रोजन एटम है
रेडिएशंस एमिट करते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के और एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। जैसा विजिबल रीजन एक रीजन है जहां पर आपको उसके वेवलेंथ मिलेंगे। 410 नैनोमीटर सबसे छोटी वेवलेंथ है, 434 नैनोमीटर और फिर 486 नैनोमीटर और सबसे बड़ी वेवलेंथ 656 नैनोमीटर के रेडिएशंस की वेवलेंथ के रेडिएशंस आपको मिलेंगे। ओके, इन विच रीजन? विजिबल रीजन में। और इन वेवलेंथ्स के बीच में आपको दूसरे कोई भी वेवलेंथ नहीं मिलेंगे हाइड्रोजन एटम में। And it does not emit any other radiations in between these wavelengths. There are many regions in the spectra. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन एंड फार इंफ्रारेड रीजन। ये अलग अलग रीजन्स होते हैं। यहाँ हम हाइड्रोजन एटम विजिबल रीजन में देखने मिल रहा है कि वो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशंस एमिट करेगा विजिबल रीजन में। दैट इज द हाइड्रोजन एटम एमिट द रेडिएशंस इन अल्ट्रावायलेट रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन बट एट द लॉन्गर वेवलेंथ। के आगे अगर हम देखते हैं तो इसके वेवलेंथ्स बड़े रहेंगे अल्ट्रावायलेट रीजन में और इंफ्रारेड रीजन में। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम वी आर सीइंग the spectral lines are named by the name of the scientist who discovered them. Lyman series. Lyman series is discovered by the scientist Lyman. इसीलिए वो सीरीज का नाम है Lyman series. और दूसरी है बामर सीरीज। बामर जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने इसे डिस्कवर किए, इसीलिए उस सीरीज का नाम पड़ गया है बामर सीरीज। नाउ द थर्ड वन इज द पास्चन सीरीज। पास्चन नाम के साइंटिस्ट की वजह से उसका नाम पड़ गया है पास्चन सीरीज। फिर है ब्रैकेट सीरीज, फिर फंड सीरीज एंड सो ऑन। अभी आप ये तीन सीरीज के बारे में ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा में देखेंगे। द सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हम पहले इसको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से शुरू करेंगे, वो है लैमन सीरीज से। सबसे छोटी वेवलेंथ लैमन सीरीज में आपको दिखाई पड़ेंगी, उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द लॉन्गेस्ट वन। दिस इज द सीरीज। ये जो सीरीज है लैमन सीरीज से स्टार्ट होती है, फिर बामर सीरीज पे जाएंगी, फिर पास्चन सीरीज पे, फिर ब्रैकेट सीरीज पे एंड फिर फंड सीरीज पे। ठीक है, मगर हम ये तीन सीरीज के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। अगर हम ये सीरीज के बारे में बात करते हैं तो हम अगर इसकी वेवलेंथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो ये लाइन है, ये फर्स्ट लाइन सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरी जो आती है उसको हम सक्सेसिव कहेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये बड़ा है। जैसे आप यहाँ आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ डिस्टेंस देखिए लाइंस के बीच में कम होता चला जा रहा है, राइट। फिर आगे और कम होगा, इसके आगे और कम होगा, कम होते होते फाइनली एक लिमिट पे आके वो स्टॉप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग वैल्यू। सो द लिमिटिंग वैल्यू फॉर द लैमन सीरीज इज 90 नैनोमीटर। जैसे यहाँ डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। द लिमिटिंग वैल्यू इज शोन बाय द डॉटेड लाइन। द डिस्टेंस विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ डिस्टेंस कम होते चला जा रहा है एंड फाइनली इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ लिमिटिंग वैल्यू। सेम इन केस ऑफ बामर सीरीज में देखिए आप, यहाँ पर डिस्टेंस बड़ा है, फिर उसकी सक्सेसिव जो लाइन है उसका डिस्टेंस यहाँ कम हो गया है, इसके बाद और कम, वैसे ही कम होते होते एक पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज बामर लिमिट है 400 नैनोमीटर। फिर पास्चन आया है, पास्चन में भी यहाँ डिस्टेंस आपको कम हो रहा है। पहले था 2.0 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब है 10 to the power -6, दिस इज द माइक्रो। और नैनो का मतलब है 10 to the power -9, मतलब -6 से -9 छोटा होता है। यहाँ पर देखिए पास्चन सीरीज में भी ये दो लाइंस के बीच में का डिस्टेंस यहाँ और कम हो गया, फिर कम हो गया, उस तरह से यहाँ लिमिटिंग वैल्यू 0.5 माइक्रोमीटर तक हम पहुंच गया। दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पास्चन सीरीज। सो द लिमिटिंग वैल्यू फॉर लैमन सीरीज इज 90 नैनोमीटर and for Balmer series it is 400 nanometer and for the Paschen series it is 0.5 micrometer. The wavelength of the emission lines, ये जो emission lines है इसकी wavelength आप calculate कर सकते हैं by the formula 1 lambda is equals to r into 1 n square minus 1 m square. यहाँ पर lambda is nothing but your wavelength. वेवलेंथ आपको पता है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लाइंस,
राइट। यहाँ पर दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। लैम्डा जो है वेवलेंथ है एमिशन लाइन का, और आर यहाँ पर जो है कांस्टेंट है, एंड हियर एन एंड एम आर द इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स है, और एन एंड एम आर द इंटीजर्स, दे आर द नंबर ऑफ द ऑर्बिट्स है, राइट। तो एन जो है ये इनर ऑर्बिट को डील करता है, इनर ऑर्बिट। व्हाट इज इनर ऑर्बिट, ये पूरा आपको बोर्ड्स में क्लियर हो जाएगा, इनर ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट, और एम जो है आपका आउटर ऑर्बिट को बिलोंग करेगा, मतलब एम जो है हायर ऑर्बिट है और एन जो है लोअर ऑर्बिट है। आपने देखे हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अतराफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, जैसे कि सन के अतराफ प्लैनेट्स रिवॉल्व होंगे, राइट। तो ये हो गया है हमारा एन। एन आपको बताए हैं कि एन 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आप उसको जा सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो लोअर ऑर्बिट रहेगा आपका एन। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है मतलब एन इज इक्वल्स टू 1 पे है आप, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है मतलब एन इज इक्वल्स टू 2 पे है आप, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो एन इज इक्वल्स टू 3 पर है आप, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ सीरीज के लिए एन एक पर्टिकुलर वैल्यू में लिया गया है, दैट इज इफ n is equals to 1 then that series is the Lyman series. Lyman series के लिए n 1 होता है always, और Balmer series n is equals to 2. Okay, and for Paschen series n is equals to 3, और Paschen के लिए क्या है, n is equals to 3 होता है। और फिर m क्या हो गया, अब m is the higher orbit, और अगर हम ये 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम कंसीडर करते हैं तो ये हो गया आपका m, जो कि 3 रहेगा, और अगर n हो गया यहाँ पर 1, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए m is greater than n, m जो है हायर रहेगा n से कंपैरिजन में, बिकॉज m is the higher orbit and n is the lower orbit। जैसा यहाँ पर ऑर्बिट इंक्रीज होते चले जाएगा वैसे ही यहाँ पर वेवलेंथ डिक्रीज होते चले जाएंगी। दैट इज इफ ऑर्बिट इंक्रीजेस द वेवलेंथ डिक्रीजेस। दिस मीन्स इफ m इंक्रीजेस, ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा मतलब वहां पर हायर ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब m की वैल्यू वहां पर बढ़ रही है। तो जैसा m वहां पर बढ़ेगा आपका लैम्डा और वेवलेंथ कम होते चले जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव लाइन्स इन केस ऑफ एनी सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। जैसे कि अब यहाँ पर हम लैमन सीरीज के बारे में अगर हम कंसीडर करते हैं, वहां पर लैमन सीरीज के लिए n इज इक्वल्स टू 1 है, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ये 2 लाइंस आ गए हैं, ये एक लाइन स्पेक्ट्रम है और ये एक लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको अगर हमको निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n² माइनस 1/m², ठीक है। और फॉर लाइमन सीरीज वी नो दैट n इज इक्वल्स टू 1। m जो है आपका हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट मतलब 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है m की वैल्यू इन्फिनिटी तक। चलिए अब इस 1/n², this gives 1/λ is equals to r into 1 is r divided by n²। मगर आपको निकालना है वेवलेंथ, दोनों के बीच में का फासला निकालना है आपको, सही, दैट इज द वेवलेंथ। तो आपको 1/λ नहीं, आपको लैम्डा चाहिए, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो। हियर लैम्डा इज इक्वल्स टू n²/r। दिस गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव लाइन्स। हर एटम जो अलग अलग एलिमेंट का होता है वो अपनी अलग वेवलेंथ के लाइन स्पेक्ट्रम एमिट करेगा, ओके। नो 2 एलिमेंट्स हैव सेम लाइन स्पेक्ट्रम, कोई भी 2 एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रम आपको सेम नहीं मिलेंगे। हर इंसान के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स मेरे फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि इसी तरह हर एलिमेंट के स्पेक्ट्रम जो है, लाइन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम अलग अलग होते हैं। You can easily find the name of the element by the wavelength of the line spectrum। अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आपको मिल गई है लाइन स्पेक्ट्रम की, ठीक है, तो आप वो लाइन स्पेक्ट्रम के जरिए वो एलिमेंट का नाम आसानी से निकाल लेंगे, ओके। दिस इज द ऑल अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा।
Rutherford could not explain the atomic spectra and the stability of an atom. So, another scientist came into existence, that is the Bohr's. So, he proposed his atomic model, that is the Bohr's atomic model. So, in our next class, we will be going towards Bohr's atomic theory in the form of 3 postulates. Till then, thanks for watching.